पहला स्टेप ये है, वो एक हंगामी आपने कहा था इजलास शुरू हो गया है, मशावरत का क्या इलेक्शन कमीशन मशावरत के बाद क्या वो भी खड़े होकर कहेंगे सर हमें तो पता नहीं है कि ये 4-3 का फैसला या 3-2 का फैसला है? सो मैं पहली चीज तो ये दरखास्त करूंगा कि किसी आईनी माहिर को ले लें, उनसे ये पूछ लें कि ये फैसला 4-3 का या 3-2 का, और उसका फैसला किस बुनियाद पर? अच्छा, एक और चीज है, ऑपरेटिव पार्ट जो है फैसला है या फुटनोट फैसला है, ये तो फवाद चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो वकील भी हैं और ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, तो उनसे जरा बात कर लेते हैं। फवाद चौधरी साहब, एक चीज कह देना कि जी फैसला है हमारे खिलाफ है, हमारे साथ ज्यादती हुई है, इस तरह की बातें करना अलग चीज होती है, लेकिन यहां पर तो आपके टॉप लॉ ऑफिसर हैं यानी कि अटॉर्नी जनरल और उसके साथ वजीर कानून ये कह रहे हैं कि फैसला हमारे हक में आए 4-3 से। इस इंटरप्रिटेशन पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहले तो ये कहूंगा कि लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल दोनों को आज दोबारा लॉ स्कूल में हम भेज दें, ताकि वो पहले साल कम से कम लॉ थोड़ा बहुत पढ़ के इस तरह की बात करें। बेंच ओरिजिनल था 9 जजेस का, 2 जजेस जो है इजाजुल हसन और मुजाहिर नकवी साहब ने, और 3 ये जो जजेस हैं उन्होंने फैसला किया कि ये रिट मेंटेनेबल है, तो 4 जजेस ने कहा मेंटेनेबल नहीं है। अब आप मुझे बताएं, अगर इन 2 जजेस का नोट आपने इस बेंच में पढ़ना है तो फिर मुजाहिर नकवी और इजाजुल हसन में आपका नोट कैसे एक्सक्लूड होगा? मैं ये कह रहा हूँ कि पहली बात तो ये है कि ये तो 5 मेंबर बेंच का फैसला है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो कह रहा है आजम के नहीं, ये 2 जज जो पहले जो बेंच से अलहदा हो गए थे उनका नोट होना चाहिए, तो फिर जो दूसरे 2 जज इस बेंच से अलहदा हो गए थे मुजाहिर नकवी और इजाजुल हसन, उनका भी नोट तो पढ़ा जाएगा ना। फिर अगर फिर बेंच 9 मेंबर है तो फिर ये 5-4 से जजमेंट है कि इलेक्शन करवाएं, अगर बेंच 5 मेंबर है तो फिर 3-2 से ये फैसला है। और तो बेंच का पहले आजम नजीर तारड़ बोर्ड में होते हैं तो उन्हें पता चल जाता कि 4 जजेस जो हैं उन्होंने इसीलिए खुद को रिक्यूज किया था कि उन्होंने कहा हमने अपना माइंडसेट दे दिया है। 2 और जजेस ने कहा ये मेंटेनेबल है, 2 जजेस ने कहा मेंटेनेबल नहीं है। तो चीफ साहब ने कहा कि ये 4 जजेस जो हैं ये रिक्यूज हो गए हैं क्योंकि इन्होंने अपना माइंडसेट दे दिया, और 5 जज बाकी जो हैं वो केस सुनेंगे। अच्छा। और मैं हैरान ही हो गया हूँ शहजाद अलाई और आजम तारड़ की बात, आम आदमी बात करे ना तो फिर भी समझ आती है। ये दोनों स्पेशली शहजाद को मैंने कल भी कहा था, वो बड़ा अच्छा वकील है, चौधरी फजल अलाई साहब का पोता है, लेकिन इतने छोटी सी नौकरी के लिए पता नहीं क्या क्या बातें जो है वो कहनी पड़ती है। लेकिन फवाद साहब, ये जो फुट नोट है, लेट्स कम टू द फुट नोट, ये फुट नोट की इंटरप्रिटेशन फिर पीटीआई की क्या है? क्योंकि उसमें उन्होंने इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया है, जो पहले जो 2 जज साहिबान की राय कमाल ही कर रही हैं आप भी। फुट नोट जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा तो बनना है ना। ओरिजिनल बेंच 9 मेंबर था, 9 मेंबर बेंच के जो फैसला आया वो 4 जजेस ने अपना माइंड दे दिया, 4 जजेस पैदा हो गए, वो रिकॉर्ड का हिस्सा तो रहेगा ना, जजमेंट का हिस्सा नहीं बनता। लेकिन वो 2 जजेस की बात कर रहे हैं काश, नहीं फवाद साहब, उसमें देखिए 2 जजेस उनकी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया, बाकी 2 मारिया की बात, फवाद मैं मारिया की बात को आगे बढ़ाता हूँ, सुन ले जरा। वो ये कह रहे हैं जो फुट नोट है, वो कहते हैं कि 2 जजेस जाती वजूहात पर अलहदा हुए हैं, 2 जजेस ने अपना फैसला दे दिया था कि ये डिसमिस करते हैं। आप अगर पढ़ लेना तो द 2 ऑनरेबल जजेस डिसाइडेड द मैटर बाय डिसमिसिंग द सेड पिटीशन, कि 2 जजों ने पिटीशन डिसमिस की है, 2 जजेस जाती वजूहात से अलहदा हुए हैं, इस वजह से वो कह रहे हैं ये 4-3 का फैसला। अच्छा, समझ नहीं पा रहे हैं होगा, लेकिन जजमेंट का हिस्सा तो नहीं हो सकता। रिकॉर्ड में और जजमेंट में फर्क है ना। जजमेंट है 5 जजेस की, लेकिन रिकॉर्ड का हिस्सा जो है वो हर वो फैसला होगा जो मिसाल के तौर पर आप ऊपर आप इसका पहला देखेंगे तो आप देखेंगे वो सिर्फ एक चीफ जस्टिस साहब का फैसला है, वो 9 जजेस का भी नहीं है। तो फवाद साहब ये क्लियर कर दें, बड़ा वाज़ेह है कानून में कि रिकॉर्ड का हिस्सा होना इज नॉट पार्ट ऑफ द जजमेंट और वर्डिक्ट। ऑब्वियसली हमें जैसे इसके लिए आपको वकील होना जरूरी है और आपको मेहमान होना जरूरी है, तो आप आजम तारड़ बन जाएंगे। आजम तारड़ और ये जो शहजाद अलाई की जो इंटरप्रिटेशन है वो तो बिल्कुल आप समझें कि फवाद साहब, अब मुझे ये बताएं ना कि ये जो टॉप लॉ ऑफिसर हैं और इसके साथ साथ ये जो आजम नजीर तारड़ साहब हैं या फेडरल गवर्नमेंट है, उनकी इंटरप्रिटेशन ये है और कहते हैं कि जी हम 4-3 से हमारे हक में है, उसके बाद वो आगे इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट नहीं करते, उस सूरत में क्या फिर मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा?
देखें जी, पहले तो ये डीजी लॉ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हैं, पहले तो उन्होंने इंटरप्रेट करना है, और इसमें फेडरल लॉ मिनिस्टर या अटॉर्नी जनरल का रोल तो नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाहिर अपनी टीम से इसके ऊपर ओपिनियन लेनी है, वो अपनी ओपिनियन उसको देंगे। और अगर इलेक्शन कमिश्नर जो है वो फैसला करते हैं कि नहीं आजम नजीर तारड़ और शहजाद ये अटॉर्नी जनरल जो है वो सही कह रहा है, तो फिर जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट के पास कंटेम्प्ट फाइल होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से शहबाज शरीफ से पहले 2 वज़ीर आज़म घर भेजे हैं, इन एक और वज़ीर आज़म को घर भेजना पड़ेगा, इसके अलावा तो कोई तरीका नहीं। फवाद साहब, मेरा एक सवाल अगर इजाजत दें तो ये बात पहले भी हमने देखी थी कि रिकॉर्ड का हिस्सा, इसका मतलब कि ये फैसले का हिस्सा नहीं है फुटनोट। अब एक सियासी सवाल इस फुटनोट के हवाले से पूछना चाहता हूं। जाहिर है अभी आजम नजीर तारड़ साहब ने आकर सियासी जमातों के वर्कर्स और जजेस को एक जुमले में इस्तेमाल किया, आई विल नॉट रिपीट दैट, बट इस फुटनोट की जरूरत क्यों पड़ी एक डाइसेंटिंग नोट में डालने की, अगर उनको पता है कि बेंच 5 रुकनी रिकॉन्स्टिट्यूट हो गया और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये फैसले का हिस्सा नहीं हो सकता ना। काशिफ, जो रिकॉर्ड है उसको तो टेम्पर विद तो नहीं कर सकता कोई। जो रिकॉर्ड है वो तो रिकॉर्ड है। मिसाल के तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का इसका जो पहला ऑर्डर है तो चीफ मिनिस्टर साहब का, वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो आप जो भी प्रेसिडेंट्स या जो भी चीजें हैं जो रिकॉर्ड में है वो तो आप कोर्ट करेंगे, बट आप उसके ऊपर जजमेंट में और रिकॉर्ड में तो फर्क है ना, जमीन आसमान का, जो कोई भी आदमी जो है वो कर सकता है। 5 मेंबर बेंच ने ये फैसला सुना है। जिन 4 जजेस ने फैसला ही नहीं सुना वो जजमेंट तो नहीं दे सकते। एक जो जजेस जो 3 दिन से ये वकील सारे वहाँ पे सर खपा रहे हैं और अच्छा फवाद, देखें ये जो बात हो रही है ना फुट नोट की, वो समझ आती है। देखें वो 2 जजेस को रेफर कर रहे हैं, उन 2 जजेस का जो ख्याल था, उन्होंने जो जजमेंट दी, अपना जो ज़हन जाहिर किया, उसको फुट नोट में लाना जरूरी था। मेरे ख्याल में, मुझे तो ऐसी कोई मिस्चीवियस नजर नहीं आ रही। शायद पीएमएलएन उसको थोड़ा सा इशू बनाना चाह रही है, क्योंकि पहली लाइन जो है ऑर्डर की बड़ी वाज़ेह है कि मेजॉरिटी जजमेंट है 3-2 से। जो असल सवाल यहां पे ये है कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, इस वक्त वफाकी हुकूमत मौजूद है फेडरल के अंदर, उनके जो टॉप जो लॉयर एंड लॉ ऑफिसर हैं, अटॉर्नी जनरल और उनके जो वफाकी वजीर हैं, वो एक तशरीह नहीं दे रहे, वो अपना एक फैसला सुना रहे हैं कि हमारी नजर में ये है। तो अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जाता है हुकूमत वक्त के साथ, जाहिर है उन्होंने इसकी तशरीह अटॉर्नी जनरल से लेनी है, जो आइन के एतबार से तो वो उन्होंने गवर्नमेंट से राब्ता करना है ना कि जनाब आला ये फैसला आया है। तो इसका आपको क्या कानूनी लड़ाई आपको बढ़ती हुई नजर आ रही? नहीं, खबर उन्होंने अटॉर्नी जनरल से राय नहीं लेनी, उन्होंने अपने डीजी लॉ से राय लेनी। एक पूरा डिपार्टमेंट है इलेक्शन कमीशन के अंदर जो लॉ को डील करता है, और वो फैसला जो है वो लॉ अपने लॉ डिवीजन से करेगा। और उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने रिप्रेजेंट नहीं किया इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में, उनके अपने लॉयर ने और अपने डिपार्टमेंट ने उनको रिप्रेजेंट किया है। और अगर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर को obey नहीं करेगा, देयर विल बी अ कंटेम्प्ट पिटीशन अगेंस्ट देम। और जिस तरह फैसल सदीकी जो कराची के हमारे लॉयर है, उन्होंने कहा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर विल साइन द बात। ठीक है, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ।